यह सिर्फ एक मूवी नहीं है, इसमें एक सच्ची कहानी है। यह कहानी है उरुग्वेयन एयर फोर्स फ्लाइट 571 की। एक प्लेन क्रैश के बाद 45 यात्री ऐसी जगह पर फंस गए जहां नजारा तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसी सुंदर जगह पर खुद को जिंदा रखने के लिए अपने ही मरे हुए दोस्त का मांस खाने में भी उन्होंने हिचकिचाहट नहीं दिखाई। इस कहानी की शुरुआत होती है 13 अक्टूबर 1972 से, जब एक रग्बी टीम अपना मैच खेलने के लिए उरुग्वे जा रही थी। मौसम भी साफ था और प्लेन के अंदर बैठे सारे खिलाड़ी काफी खुश थे। ये सब पहली बार अपनी कंट्री से बाहर किसी दूसरी कंट्री जा रहे थे और कुछ खिलाड़ियों के साथ उनके परिवार के सदस्य भी थे जो अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए साथ जा रहे थे। जब प्लेन एंडीज माउंटेन्स के ऊपर से चिल्ली की तरफ बढ़ने लगा, अंदर बैठे सारे खिलाड़ी खुशी से विंडो सीट से बर्फ से ढके हुए पहाड़ों का नजारा देख रहे थे। तभी सबको क्या पता था कुछ ही मिनटों बाद उनके साथ क्या होने वाला है। तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है, जिसके चलते प्लेन जोर जोर से झटके खाने लगा। तभी कुछ पैसेंजर्स घबरा जाते हैं। तब एक पैसेंजर बताता है कि जब कोई प्लेन पहाड़ों के ऊपर से गुजरता है तो टर्बुलेंस होता है। मतलब यह कोई खतरे वाली बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे टर्बुलेंस और ज्यादा बढ़ता चला गया। अब प्लेन और तेज झटके खाने लगा, अंदर रखा सारा सामान इधर उधर गिरने लगा। पायलट्स पूरी कोशिश कर रहे थे प्लेन को कंट्रोल करने की, लेकिन कुछ उल्टा हो रहा था। जब वह उनके कंट्रोल से बाहर हो चुका था, तभी सामने एक पहाड़ आ जाता है और प्लेन सीधा उस पहाड़ से टकरा जाता है, जिससे प्लेन दो हिस्सों में टूट जाता है। एक खिलाड़ी तो तभी प्लेन के पिछले हिस्से के साथ हवा में उड़ जाता है, जबकि प्लेन का आगे का हिस्सा तेज रफ्तार से बर्फ से घिसटता हुआ एक जगह जाकर रुकता है। टकराव इतना जोरदार होता है कि प्लेन की सारी सीटें आपस में चिपक जाती हैं, जिसके चलते कई लोगों की मौत हो जाती है। और जो लोग इस एक्सीडेंट में बच गए थे, उन्होंने खुद को संभाला और बाकी लोगों की मदद करने लगे। कुछ खिलाड़ियों ने पायलट्स को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माहौल बहुत ही दर्दनाक था, हर तरफ खून फैला हुआ था और चारों तरफ बॉडीज बिखरी पड़ी थी। इस प्लेन में टोटल 45 लोग ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन क्रैश के टाइम 18 लोगों की जान चली गई और सिर्फ 27 लोग जिंदा बचे। प्लेन ने शाम को टेक ऑफ किया था, इसलिए थोड़ी ही देर बाद अंधेरा हो गया और बाहर का टेम्परेचर बहुत तेजी से गिरने लगा। और ठंड से बचने के लिए सामने की तरफ वहां मौजूद सामान और डेड बॉडीज का इस्तेमाल करके बंद कर दिया गया, ताकि अंदर थोड़ी गर्मी रहे और सब एक दूसरे से चिपक कर बैठ गए। सबकी हालत बहुत खराब थी। कुछ लोग गहरे सदमे में थे, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि शायद वे लोग बच नहीं पाएंगे। किसी तरह उन्होंने रात गुजारी, लेकिन सुबह उठकर देखा कि ठंड की वजह से 4 से 5 और लोग मर चुके थे। अच्छी बात यह थी कि तूफान रुक चुका था और धूप निकलने की वजह से बाहर का मौसम थोड़ा नॉर्मल हो गया था। जब ये लोग प्लेन से बाहर निकले तो दूर दूर तक सिर्फ सफेद बर्फ ही बर्फ थी। सबसे पहले उन्होंने प्लेन की सीट्स बाहर निकाली, ताकि प्लेन के अंदर रहने के लिए जगह मिल सके। उसके बाद घायल लोगों को बाहर लेकर आए, ताकि उनकी बॉडी थोड़ी गर्म हो सके। इस जगह पर सरवाइव करना इतना आसान नहीं है, पानी भी इतना आसानी से नहीं मिलता। उसके बाद सब लोगों का सामान इकट्ठा किया और जो भी काम की चीज मिली उसे अलग सूटकेस में रख देते हैं। और जो लोग एक्सीडेंट में मर चुके थे, उनकी बॉडीज को प्लेन के बाहर बर्फ से ढक देते हैं, ताकि वे खराब ना हो और जब मदद आए तो उन बॉडीज को साथ ले जाया जा सके। धीरे धीरे समय बीतता गया और इधर खाना भी लिमिट में था, इसलिए बचा कुचा खाना सब में थोड़ा थोड़ा बांट दिया गया। वैसे तो खाने का टुकड़ा बहुत छोटा था, पर जिंदा रहने के लिए फिलहाल काफी था। सब जानते थे कि यह खाना तब तक चलाना होगा जब तक मदद न आ जाए। सबको लगा कि अब तक रेस्क्यू टीम को प्लेन क्रैश के बारे में पता चल चुका होगा और जल्दी ही रेस्क्यू हो जाएगा। इसी उम्मीद में वे सब एक साथ बैठकर मदद का इंतजार करने लगे। असल में जहां उनका प्लेन क्रैश हुआ था, वह एक वैली थी, जिसके चारों तरफ ऊंचे पहाड़ थे, जिनको पार करना इतना आसान नहीं था। इसलिए वे लोग इंतजार में बैठे रहे। अभी ये बातें चल ही रही थीं, तभी ऊपर से एक प्लेन गुजरता है। प्लेन को देखकर सब जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। प्लेन उनकी आंखों के सामने से गुजर कर चला जाता है, क्योंकि वह प्लेन काफी ऊंचाई पर था, जिससे न तो उसकी आवाज पहुंच सकती थी और न ही वह उन्हें प्लेन से देख सकता था। धीरे धीरे रात हो जाती है। सभी अतिरिक्त कपड़े पहनकर विमान के अंदर आ जाते हैं और इस तरह एक और रात गुजर जाती है। सुबह नांडो नाम के एक आदमी को होश आता है, जो प्लेन क्रैश के बाद से बेहोश पड़ा हुआ था। नांडो की हालत इतनी खराब थी कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इसके बावजूद वह अपनी बहन के पास गया और उसे गले लगा लिया। जब नांडो ने अपने माता पिता के बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि उसके माँ बाप मर चुके हैं। यह सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। सभी ने मिलकर जमीन पर एक बड़ा सा एक्स चिन्ह बनाया,
ताकि रेस्क्यू टीम को ऊपर से दिखाई दे सके। थोड़ी देर बाद एक और विमान ऊपर से गुजरा। उसे देखकर सभी लोग बहुत खुश हो गए और शीशे चमका चमकाकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगे। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर भी वे लोग खुश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद उस विमान ने उन्हें देख लिया होगा और जल्द ही मदद आ जाएगी। इसी तरह एक और रात गुजर गई और कोई भी बचाने नहीं आया। अब सबको समझ आ गया कि यहाँ कोई भी बचाने नहीं आने वाला। तभी वे लोग सोचने लगे कि इस जगह से अपनी जान कैसे बचाई जाए। तब उन्हें याद आया कि प्लेन के पिछले हिस्से में कुछ बैटरियां थीं। अगर उन बैटरियों को यहाँ लाया जा सके तो उनकी मदद से प्लेन का रेडियो चलाकर बाहर संपर्क किया जा सकता है। सभी ने इस बात पर सहमति जताई, लेकिन यह आसान नहीं था क्योंकि प्लेन का पिछला हिस्सा कहाँ है किसी को पता नहीं था। लेकिन इसके अलावा और कोई उपाय दिखाई नहीं दिया, तो वे तैयारी में लग गए। उन्होंने लेदर और कांच का इस्तेमाल करके कुछ गॉगल्स बनाए ताकि तेज बर्फ और हवा से आंखों की हिफाजत हो सके। ग्रुप के 4 लोग बैटरियां लाने के लिए निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें अपना प्लेन कहीं दिखाई नहीं दिया। तब उन्हें समझ में आया कि इतनी सारी बर्फ के बीच उनका प्लेन किसी को दिख ही नहीं सकता और शायद इसी वजह से अब तक कोई रेस्क्यू नहीं आया था। जैसे ही वे आगे बढ़ने लगे तभी बर्फ खिसकने लगी। यह देखकर सभी डर गए और वापस प्लेन पर लौट आए। ऐसे ही 6 दिन गुजर गए। असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। खुद को जिंदा रखने के लिए, सरवाइव करने के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है, यह यहाँ रहने वालों को अभी पता नहीं था। अब प्लेन में बचा हुआ सारा खाना खत्म हो चुका था। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। आसपास न कोई जानवर था और न ही कोई पेड़ पौधे। अब पेट भरने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। खाने को जब कुछ नहीं मिला तो पत्थरों पर जमी हुई मौस खाना शुरू की, जिसका स्वाद बहुत अजीब था, लेकिन मजबूरी में खाना पड़ा। तभी नांडो ने कहा कि अगर जिंदा रहने के लिए उन्हें मरे हुए लोगों की बॉडीज भी खानी पड़ी तो वह यह भी करेगा। यह सुनकर सभी को झटका लगा। उन सब के बीच बहस शुरू हो गई। क्या मरे हुए लोगों को खाना चाहिए या भूख से मर जाना चाहिए? कुछ लोगों का कहना था कि यह गलत है और ऐसा करने पर ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। वक्त बीतता गया और स्थिति और खराब होती गई। हालात ऐसे हो गए कि लोग अपने जूतों के फीते और सिगरेट तक खाने पर मजबूर हो गए। कुछ दिन और गुजरे और इधर भूख की वजह से नांडो की बहन की मौत हो गई। इस तरह 9 दिन बीत गए, लेकिन अब भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि उनका दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। जैसे लग रहा हो कि मौत उन्हें बुला रही है। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने मृत शरीरों को खाने का फैसला किया। सबसे पहले 4 लोग प्लेन से बाहर गए और शवों से खाना लेने लगे। यह देखकर कुछ और लोगों ने भी अपना मन बदल लिया और वे भी जीने के लिए उनके पास चले गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें मर जाना मंजूर था, लेकिन अपने ही दोस्त की बॉडी से मांस खाना मंजूर नहीं था। अगले दिन से ये लोग शवों को दूर ले जाकर वहां से खाना लेने लगे ताकि उन 5 लोगों को तकलीफ ना हो। नूमा नाम के एक लड़के को एक सूटकेस मिला। सूटकेस खोलने पर उसके अंदर एक रेडियो निकला। रेडियो ऑन किया, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही थी। रेडियो का सिग्नल नहीं आ रहा था। वे लोग अब भी किस्मत के हाथ पर सब कुछ छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने कुछ चीजों को जोड़ जोड़ कर एक एंटीना बनाया ताकि सिग्नल मिल सके। रेडियो पर उन्हें एक न्यूज़ सुनने को मिली जिसमें बताया जा रहा था कि सरकार ने उन्हें ढूंढने के लिए कई रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए थे, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी जब उनका कोई पता नहीं चला तो सरकार ने उनकी तलाश बंद कर दी। यह खबर सुनकर सब मायूस हो गए। सभी का हौसला टूट गया, जैसे जिंदा बचने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई हों। जो लोग पहले मृत शरीरों को खाने से मना कर रहे थे, उनमें से 4 लोगों ने भी मांस खाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि यहाँ कोई मदद नहीं आने वाली है, तो यहाँ जीना है तो खाना पड़ेगा। अब यहाँ से निकलने के लिए उन्हें खुद ही कुछ करना होगा। इसी बीच 3 लोगों ने फिर से प्लेन के पिछले हिस्से से बैटरियां लाने का फैसला किया ताकि उनकी मदद से वे लोग बाहर संपर्क कर सकें। इसके बाद 3 लोग प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने निकल पड़े और कई घंटों तक चलते रहे। उन्हें विमान के कुछ टुकड़े मिले जिन्हें ये लोग उठा लेते हैं। साथ ही विमान क्रैश के समय जो प्लेयर बच गया था, उस प्लेयर की लाश भी मिलती है। वे उसकी लाश को बर्फ में दफन कर देते हैं और अपना सफर आगे बढ़ाते हैं। घंटों की चढ़ाई के बाद सब बहुत थक चुके थे और बर्फीली हवा की वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था और इधर अंधेरा भी हो गया और ये लोग एक जगह पर किसी भी तरह रात गुजारते हैं। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तब देखा बर्फ पूरी तरह सबको जकड़ लिया। तीनों की हालत बहुत खराब थी। एक का तो एक आंखें तक जम चुकी थी और बाकी दोनों अपने पैरों पर खड़े होने लायक भी नहीं थे। इस हालत में आगे बढ़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी, इसलिए लोहे की शील्ड पर बैठकर पहाड़ से नीचे उतर आते हैं। उन्हें खाली हाथ देखकर पूरे ग्रुप में उदासी छा जाती है।
इस तरह दिन गुजरते रहे और ये लोग किसी तरह खुद को 17 दिन तक जिंदा रख पाए। लेकिन आने वाले दिनों में इन लोगों के साथ क्या होने वाला है किसी को कुछ पता नहीं। पिछले 5 दिनों से मौसम बहुत खराब चल रहा था। तूफान से बचने के लिए सब प्लेन के अंदर बैठे होते हैं। तभी एक बड़ा तूफान आता है और पूरा तहस नहस कर देता है। प्लेन के अंदर बर्फ भर जाती है। अंदर मौजूद कई लोग बर्फ के नीचे दब जाते हैं। जो लोग ऊपर रह जाते हैं वो इस हादसे से बहुत डर जाते हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत दिखाकर वो बर्फ को खोदते हैं और नीचे दबे लोगों को बाहर निकालते हैं। ज्यादातर लोग बर्फ से बाहर आ जाते हैं, लेकिन एक लड़की बर्फ के काफी नीचे दब जाने से उसकी मौत हो जाती है। इस हादसे से सब लोग बहुत घबराया हुआ था और अभी इस हादसे से निकला नहीं थे कि बाहर से अजीब सी आवाज आने लगी। जब वो बाहर देखते हैं तो पता चलता है कि एक और तेज तूफान उनकी तरफ आ रहा है, जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। तूफान इतना तेज होता है कि पूरा प्लेन बर्फ से भर जाता है। कुछ लोगों की तो वहीं पर मौत हो जाती है। बर्फ इतना ज्यादा थी, अंदर फंसे लोगों के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। तब उनमें से एक साथी जल्दी से प्लेन की छत में एक छेद करता है ताकि ऑक्सीजन मिल सके और सबकी जान बचे। इस हादसे से जिन लोगों की मौत हुआ वो डेड बॉडीज को इकट्ठा करके एक कोने में रख देते हैं। इस तरह उन्हें यहाँ फंसे हुए 18 दिन हो चुके थे और भूख से उनका बहुत बुरा हाल हो गया था। अब जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, अंदर मौजूद डेड बॉडीज का मांस खाना, जो खुद को सरवाइव करने के लिए पहले भी कर चुके हैं। लेकिन अभी ये काम आसान नहीं था क्योंकि वो डेड बॉडी उनके अपने लोगों की थी। और इधर नूमा नाम का लड़का गुस्से में आ जाता है और प्लेन की खिड़की तोड़ने लगता है। तभी पैर पे चोट लग जाता है। इसके बावजूद वो लगातार कोशिश करता है। ऐसे ही लगातार 2 दिन की कोशिश के बाद वो लोग ऊपर आने में कामयाब हो जाते हैं। बाहर आकर सब इतने खुश होते हैं जैसे भगवान के दर्शन मिल गए हों। लेकिन अभी किसी को नहीं पता आने वाला कल क्या अच्छी खुशी रहेगा या और भी भयानक परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। ये लोग हार नहीं मानते, फिर बर्फ खोदकर प्लेन को पूरी तरह बाहर निकालने लगते हैं। तभी नूमा देखता है उसके पैर में जो चोट लगी थी अब कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि बर्फ ने उसके जख्म को सुन्न कर दिया था, जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बर्फ खोदना जारी रखा। सूरज निकल आया था, इसलिए उन्हें बर्फ खोदने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। कुछ ही घंटों में प्लेन बाहर आ गया। आसमान क्लियर था, इसलिए सब लोग प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने के बारे में सोचने लगे। लेकिन पिछली बार रातों के तूफान के बारे में सोचकर उन्होंने थोड़ा और इंतजार करने का फैसला किया, क्योंकि गर्मियों का मौसम आने वाला था और उस वक्त ये चढ़ाई पार करना थोड़ा आसान होता। देखते ही देखते 1 महीना के ऊपर हो गया और मौसम पहले से थोड़ा बेहतर हो गया। जो लोग पहली बार गए थे उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई थी और वो दोबारा चढ़ाई करने की हालत में बिल्कुल नहीं थे। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और एक दिन सब मिलकर फैसला किया कि अगर जिंदा रहना है तो प्लेन के बैक साइड से बैटरियां लाकर बाहरी दुनिया को इन्फॉर्म करना ही होगा, वरना एक एक करके सब मर जाएंगे। इसके बाद रॉबर्टो, टिंटिन, नूमा और नांदो ऊपर चढ़ाई करने का फैसला करते हैं। ठंड से बचने के लिए उन्होंने काफी सारे कपड़े पहने और प्लेन की तलाश में निकल पड़े। लेकिन कई घंटे चलने के बाद अचानक नूमा चक्कर खाकर गिर पड़ता है। बाकी लोग देखते हैं कि उसके पैर की चोट में इन्फेक्शन फैल चुका है, इसलिए सब डिसाइड करते हैं कि नूमा को वापस नीचे ले जाया जाए। लेकिन नूमा अकेला ही नीचे जाने का फैसला किया और बाकी लोगों को आगे बढ़ने को कहा। नूमा किसी तरह प्लेन के पास वापस आ जाता है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब होती है कि पहुंचते ही वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके साथी प्लेन से बर्फ हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ वो साथी कई घंटों चलने के बाद उस जगह पहुंच जाते हैं जहां प्लेन का पिछला हिस्सा पड़ा था। ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं पर उनको बैटरियों के अलावा और भी काफी चीजें मिलती हैं, जैसे ढेर सारे कपड़े, रम की बोतलें और कई सिगरेट पैकेट। लेकिन बैटरियां बहुत भारी होने की वजह से बैटरियों को लेकर जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए जो रेडियो ठीक किए थे उसको यहाँ लेकर आए ताकि रेडियो से कनेक्ट कर पाए। लेकिन किस्मत साथ नहीं दी, रेडियो का संपर्क नहीं हो पाया और इस तरह उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। उधर नूमा की इन्फेक्शन बढ़ती गया। उसका इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल चुका था। प्लेन से मिला हुआ खाना भी अब खत्म हो गया था, इसलिए सब लोग दोबारा ह्यूमन मीट खाने लगे। नूमा ने खाना पीना छोड़ दिया ताकि बाकी लोगों के लिए ज्यादा खाना बच सके, क्योंकि वो समझ चुका था कि अब उसकी जान नहीं बचेगी। अब ग्रुप के कुछ लोग एक बार फिर प्लेन के पिछले हिस्से तक गए, इस उम्मीद में कि शायद कुछ काम का सामान मिल जाए। इस बार उनकी किस्मत साथ दिया। एक वाटरप्रूफ कपड़ा मिल गया, जिसे जोड़कर उन्होंने एक स्लीपिंग बैग बना लिया। इसके बाद रेडियो पर उन्होंने एक खबर सुनी कि प्लेन क्रैश को 58 दिन हो जाने के बाद
गवर्नमेंट अब उन्हें ढूंढने के लिए एक आखिरी मिशन चलाने वाली है। ये खबर सुनकर सबके अंदर नई जान आ गई और जिंदा बचने की एक छोटी सी उम्मीद जाग उठी। कुछ लोगों का कहना था कि यहीं रुककर मदद का इंतजार करना चाहिए, जहां बाकी लोगों का मानना था कि अगर हम यहीं रहे तो कोई हमें देख ही नहीं पाएगा। इसलिए उनमें से कुछ लोगों को पैदल चलकर मदद बुलानी चाहिए। रात को नूमा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है। नूमा को पता चल गया कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। तभी नूमा दोस्तों से कहता है, जब मैं मर जाऊं तो तुम सब मुझे अपना खाना बना लेना। ये शब्द कहते ही नूमा की मौत हो जाती है। उसके आखिरी शब्दों से सबको हिम्मत मिलती है। उन्हें नूमा के पास से एक लेटर भी मिलता है। उस लेटर में नूमा ने लिखा होता है कि वो बहुत खुश है कि वो अपने दोस्तों के बीच मरा, क्योंकि इससे अच्छी मौत उसके लिए हो ही नहीं सकती थी। नूमा का लेटर पढ़कर सबके अंदर एक अलग ही जोश आ जाता है और सब मिलकर तय करते हैं बाहर जाकर मदद बुलाने की। तभी उस वाटरप्रूफ कपड़े को एक स्लीपिंग बैग जैसा बना लिया ताकि रात में ठंड से बच सकें, और कुछ साथ में खाना लेकर जज्बा भरे दिल के साथ सफर शुरू कर देते हैं। वो तीनों बिना रुके चढ़ाई करते हैं। जब ऊपर पहुंच जाते हैं, ऊपर का नजारा देखकर उनकी हिम्मत टूट जाती है। उनके सामने दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ होते हैं, जिसकी उम्मीद नहीं की थी। इसका मतलब था कि उन्हें अभी बहुत लंबा रास्ता और तय करना है, जिसके लिए उनके पास 3 लोगों के लिए उतना खाना नहीं है। इसलिए सोचा सबको वापस लौट जाना चाहिए। तभी यही टिंटिन अपना सारा खाना बाकी दोनों को दे देता है और खुद वापस प्लेन पर लौट जाता है, ताकि ये दोनों स्वर आसानी से पूरा कर सकें और मदद बुला सकें। लेकिन सफर इतना आसान नहीं था। सफर बहुत लंबा और चैलेंजेस से भरा हुआ था। लेकिन फिर भी उन दोनों ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। आखिरकार 10 दिन तक लगातार चलने के बाद उनका किस्मत खुली। वो एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पहले के मुकाबले बर्फ काफी कम है। उन्हें एक नदी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं और खुशी से पानी पीने लगते हैं। तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती। उन्हें नदी के दूसरे किनारे घोड़े पर बैठा एक आदमी दिखाई देता है। पहले तो दोनों को विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लगता है जैसे वो सपना देख रहे हों, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ जाता है कि ये सच में एक जिंदा इंसान है। उस आदमी को देखकर वो दोनों बहुत खुश होती हैं। वो जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगते हैं, लेकिन वो आदमी बहुत दूर और बहते पानी के शोर होने की वजह से उनकी बात समझ नहीं पाता। इसलिए वो आदमी एक पार से एक पेपर और पेंसिल फेंकता है और फिर उन दोनों उस कागज पर अपनी पूरी कहानी बताते हैं। और वो आदमी उस कागज को लेकर गवर्नमेंट ऑफिसर के पास पहुंचता है। वहां ऑफिसर को भी सारा कहानी पता चलता है। साथ साथ गवर्नमेंट ने उन सब लोगों को बचाने का मिशन शुरू कर दिया और इधर ये आदमी रॉबर्टो और नांदो को अपने घर में पेट भर के खाना खिलाया। अब ये खबर पूरे शहर में फैल गई और रिपोर्टर की भीड़ बढ़ने लगी। उधर ये खबर रेडियो पर सुन के, जिससे सब खुशी के मारे उछलने लगे और सभी ने अपने हाथ मुंह धोए और अपना अपना सामान पैक करना शुरू किया। जल्द ही रेस्क्यू टीम रॉबर्टो और नांदो को लेकर उस लोकेशन पर पहुंची और प्लेन क्रैश के 72 दिन बाद आखिरकार उन लोगों को बचा लिया गया। इसके बाद सभी को शहर लाए गए, जहां सभी हीरो की तरह स्वागत किया गया। अब इन सब को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहां इन सब ने एक दूसरे को नहाने में मदद की और फिर अलग अलग बिस्तर दिए गए। लेकिन उस रात भी ये सब एक दूसरे के साथ सोए, क्योंकि इस हादसे के बाद ये सब काफी गहरे सदमे में थे। आप ये कहानी खत्म होती है। अभी मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है?